हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सन्नी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपके लिए सेक्शन 340 सीआरपीसी जिसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, बहुत सारी कमेंट्स हमें रिसीव होती हैं, इस पर आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि सेक्शन 340 सीआरपीसी को आप किस स्टेज पर और कैसे यूज कर सकते हैं, और साथ ही इसमें मैं आपको एक जजमेंट भी बताऊंगा कि उस जजमेंट में सेक्शन 340 सीआरपीसी के बेस पर कोर्ट ने क्या निर्णय लिया। दोस्तों कई बार अपने मामले को सही साबित करने के लिए लोग अपने मामले के अंदर कुछ झूठ बातें, कुछ गलत तथ्य भी लिख देते हैं, और कई बार सही तथ्यों को छुपा लिया जाता है यह सोच करके कि सही तथ्य यदि कोर्ट के सामने आ गए तो उनके अगेंस्ट निर्णय चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे केस में आप सेक्शन 340 सीआरपीसी का यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि कई लोग समझते हैं कि सेक्शन 340 सीआरपीसी का मामला कैसे डाला जाए, इस तरह के सवाल बार बार पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 340 सीआरपीसी को आप पहले से चल रहे मामले के अंदर ही यूज कर सकते हैं, और इस सेक्शन के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको कोर्ट का जजमेंट भी बताऊंगा जिसमें इससे संबंधित मामला आया है और कोर्ट ने किस तरह से उसको देखा और लास्ट में उसमें क्या डिसीजन लिया। पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा, तो पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई लीगल वीडियो, लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस पूरे मामले को जान लेते हैं कि यह मामला क्या था। दोस्तों प्रस्तुत मामले में वाइफ ने अपने हस्बैंड पर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत एक वाद डाला, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डीवी एक्ट के अंतर्गत एक केस फाइल किया। अब इस केस में दोस्तों वाइफ ने यह लिखा कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ और बच्चे को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देता है। वो 5 लाख रुपए महीना लगभग कमाता है और 1 रुपया भी अपने बच्चे और बीबी को मेंटेनेंस के लिए नहीं देता है। अब दोस्तों इसमें जब हस्बैंड ने WS दिया, यानी कि अपना जवाब दिया इस पिटीशन का, तो इसके साथ उसने एक एप्लीकेशन लगा दी अंडर सेक्शन 340 सीआरपीसी। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन में हस्बैंड ने लिखा कि जो वाइफ है वो झूठे कथन कर रही है और मटेरियल फैक्ट को कोर्ट से छुपा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने हस्बैंड को यह ऑर्डर किया था कि 15,000 रुपए पर मंथ वाइफ और बच्चे के लिए मेंटेनेंस दी जाए, और हस्बैंड उसको दे रहा था। लेकिन इस ऑर्डर को बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चेंज करके 5,000 पर मंथ कर दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर हस्बैंड ये मेंटेनेंस की राशि लगातार वाइफ को दे रहा है और वो रिसीव कर रही है। यहां तक कि इस डीवी एक्ट को डालने से जस्ट पहले तक भी वो ये मेंटेनेंस लेती रही है, लेकिन डीवी केस में वो ये कह रही है कि हस्बैंड 1 रुपया भी वाइफ और उसके बच्चे के मेंटेनेंस के लिए नहीं दे रहा है, जो कि गलत है। और ये सारे तथ्यों को वाइफ ने यहां पर छुपा भी लिया है, मटेरियल फैक्ट को छुपा लिया है। इसलिए सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंतर्गत वाइफ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। अब दोस्तों कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है वाइफ ने मटेरियल फैक्ट को छुपा लिया है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना न्यायहित में नहीं होगा, और कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब हस्बैंड इसके लिए अपील में गया। दोस्तों हस्बैंड के वकील ने वहां पर कुछ तर्क रखे जो कि इस प्रकार थे कि जो वाइफ है वो वेल एजुकेटेड लेडी है और उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो क्या कह रही है, क्या स्टेटमेंट कर रही है। तो यदि वो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट करती है, यानी कि दो अलग अलग बातें अलग अलग जगहों पे कहती हैं, तो उसे इसका पूरा ज्ञान है और पूरे ज्ञान के बावजूद वो ऐसे कथन कर रही है। वो ये भी जानती है कि झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर क्या था, उसके बावजूद भी वो ये कह रही है कि उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। और यहां तक कि अपने रिजॉइंडर में भी उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है, और उसने कोर्ट में शपथ पत्र पर भी गलत स्टेटमेंट दी है, जिससे सेक्शन 193 आईपीसी भी उसके ऊपर बनती है। अब दोस्तों वाइफ के एडवोकेट ने भी इसमें अपने तर्क रखे, और उनके तर्क कुछ इस प्रकार से थे कि वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए कभी भी कोई पिटीशन इससे पहले नहीं डाली है। जब हस्बैंड के ऊपर सेक्शन 498A की एफआईआर दर्ज हुई तो हस्बैंड एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाईकोर्ट गया, और हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते हुए यह शर्त लगाई कि वो 15,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस के वाइफ और उसके बच्चे को देगा, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चेंज करके 5,000 पर मंथ कर दिया। लेकिन वाइफ ने अपनी तरफ से कभी भी किसी भी मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करी, किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट की डिमांड नहीं करी। तो यदि वाइफ की तरफ से कंफ्यूजन में कोई गलत स्टेटमेंट कोर्ट में आ भी गया है, तो उस गलत स्टेटमेंट से वाइफ ने किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं उठाया है। इसलिए जो ये अपील है ये खारिज होने योग्य है। वाइफ पर 340 सीआरपीसी की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, और पहले भी मैंने कई सारे लोगों को कंसल्टेशन के दौरान और अपने वीडियोज में भी बताया है कि जो कोर्ट है वो सामने वाले की इंटेंशन को देखती है।
कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। यदि उसकी इंटेंशन कोर्ट को लगता है अच्छी है तो हमेशा उसके फेवर में ही निर्णय जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने दोनों एडवोकेट्स की बात सुनने के बाद ये देखा, ये समझना चाहा कि वाइफ की इंटेंशन क्या रही है। अब दोस्तों उसने अपने मामले में हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के ऑर्डर की एक कॉपी लगाई थी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर की भी एक कॉपी लगाई थी और अपने रिजॉइंडर में इस बात को माना भी था कि वो मेंटेनेंस ले रही है। तो कोर्ट ने ये माना कि उसने फैक्ट्स को छुपाया नहीं है, क्योंकि यदि वो फैक्ट्स को छुपाना चाहती तो फिर वो उन कॉपी को वहाँ पे नहीं लगाती, उन ऑर्डर्स को कोर्ट के सामने नहीं लाती। तो कोर्ट ने माना कि इंटेंशनली उसने कुछ भी नहीं छुपाया है, क्योंकि उसने रिजॉइंडर में भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी कि उसको मेंटेनेंस मिल रहा है। इसके बावजूद यदि उसने पिटीशन में कुछ ऐसा लिख दिया है तो ये जस्ट एक गलतफहमी या कंफ्यूजन की वजह से हुआ है कि ऐसी स्टेटमेंट लिख दी गई है, क्योंकि पूरे मामले को देखने के बाद कहीं से भी वाइफ की इंटेंशन ऐसी नहीं लगती कि उसका मकसद ये था कि कोर्ट को धोखा देना है, कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखना है। तो इसलिए कोर्ट ने वाइफ के फेवर में डिसीजन दिया और हस्बैंड की इस अपील को खारिज कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि सेक्शन 340 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है वो आप पहले से चल रहे मुकदमे में भी दे सकते हैं। अब वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, इस बात पर निर्भर करता है कि आप तथ्यों को पूरी तरह से साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।